हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक पिकअप साइंस। मैं नेहा अग्रवाल आज फिर से आपके लिए क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर लेकर आई हूँ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन के बारे में तो हम इस चैप्टर में नहीं देखेंगे क्योंकि वो सिलेबस से पार्ट कट हो चुका है। तो हम यहाँ पे हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी में हम देखते हैं कि पेरेंट्स से कुछ आदत बच्चों के अंदर या पेरेंट्स के जैसे कुछ करेक्टर्स हमें बच्चों के अंदर मीन्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नजर आते हैं, उनको हम कहते हैं हेरिडिटी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये फादर है और ये उनका बेबी है। ठीक है, क्या है इनके अंदर? जैसे आईज है, दोनों की सेम है। और इनकी हैबिट्स क्या है कि इनको भी वीडियो गेम खेलना पसंद है और इसको भी वीडियो गेम खेलना पसंद है। मीन्स लाइक फादर लाइक सन, जैसे पापा वैसा ही बच्चा। अब इसमें आप देख रहे हो, इसमें क्या है कि फादर और बेबी दोनों के अंदर जो हेयर का जो इनका स्टाइल है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये क्या है, फादर से बेबी के अंदर ये करेक्टर्स आए हैं हेयर के कि इनका जो स्टाइल है हेयर का वो बिल्कुल सेम है, इनकी आईज बिल्कुल सेम है। और ये बेबी जो है वो अपने पापा की जैसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर हैबिट आ रही है अपने पापा जैसी। ठीक है, जैसे इसके पापा शेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे ही देख के ये भी शेविंग करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं हेरिडिटी, मीन्स द करेक्टर्स विच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मैंने आपको बताया कि करेक्टर्स का अब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है। तो ये हेरिडिटी, ये करेक्टर्स ट्रांसफर होते कैसे? तो इसके लिए यहाँ पे है डीएनए मींस जीन्स। तो डीएनए होता है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, जिसके ऊपर डिफरेंट जीन्स या ट्रेट्स, ट्रेट्स भी बोल सकते हैं उनको, वो प्रेजेंट होते हैं जो करेक्टर्स को लेकर जाते हैं पेरेंट्स से बच्चों के अंदर। अब ये ट्रेड्स जो होते हैं बच्चों, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स सब होते हैं जो हम एक्वायर करते हैं, मींस हमें जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते। ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते, हम खुद एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो जब हम एक्वायर करते हैं किसी चीज को तो वो हमारी लाइफ में थ्रू आउट, हमारी पूरी लाइफ के अंदर वो चलती रहती है, वो चीज कभी भी उसको खत्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर बॉडी, जैसे आप लोग देखते हो कि बच्चे जैसे ही 10 to 12 ईयर्स के होते हैं एक्सरसाइज करना, जिम जाना स्टार्ट करते हैं, वॉकिंग जंपिंग रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो उनकी क्या होती है, बॉडी जो है मसल्स उनकी स्ट्रोंग होती है। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जिनको पेंटिंग का शौक होता है तो वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके अंदर आर्ट की जो करेक्टर्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे डांसिंग में अच्छे होते हैं, कुछ म्यूजिक में अच्छे होते हैं। तो ये जो करेक्टर्स हैं जो ये क्या करते हैं, हम एक्वायर करते हैं, अपने अंदर डेवलप करते हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते। तो इन इस तरह के ट्रेड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो हम एक्वायर करते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं बच्चों? जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, उनको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो ये नेचुरली पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आते हैं। या आते, जैसे आप देखते हो कि कई बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स का और उनका हेयर का स्टाइल सेम होता है, उनका कॉम्प्लेक्शन सेम होता है, उनकी हाइट जो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बच्चों में देखने को मिलती है जो एग्जैक्टली उनके पेरेंट्स जैसी होती है। तो उस तरह के ट्रेड्स को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते रहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं। अभी जो ट्रेड्स की हम बात करें, जीन्स की हम बात करें, कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, तो हम देखते हैं हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। ये तो हम सबको पता है कि बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल होती है। सेल के अंदर भी सेंटर में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम इस तरह से प्रेजेंट होते हैं हमारी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो एक क्रोमोसोम हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम के अंदर बेटा ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। इस डीएनए के ऊपर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक जीन अपने अंदर एक अलग करेक्टर लेकर रखता है। जब ये जीन पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तो कौन सा जीन पास हुआ है पेरेंट से बच्चों के अंदर, वही मतलब करेगा डिसाइड कि कौन सा करेक्टर पेरेंट से बच्चों के अंदर जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे जीन 1, जीन 2 और जीन 3 दिखा रखा है। मान लो जीन 1 है उनके हेयर का, जीन 2 है उनके कॉम्प्लेक्शन का और जीन 3 है हाइट का। ठीक है,
तो अब इनके अंदर से कौन सा जीन बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगा। मान लो कि कॉम्प्लेक्शन का जीन पास होता है, तो अगर पेरेंट्स का कलर फेयर है तो बच्चे का भी नेचुरली कलर क्या होगा, फेयर ही होगा। ठीक है, समझ आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये जीन्स जो होते हैं ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनको ट्रेड्स भी बोल सकते हैं। तो अब ये कौन सा जीन पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, वही जीन डिसाइड करेगा कि कौन सा करेक्टर पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आएगा। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब ये जो ट्रेड्स है, जीन्स है, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, हमारे साइंटिस्ट थे ग्रिगोर मेंडल साहब, इन्होंने डिस्कवरी की थी जीन्स की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहेंगे हम, मेंडल जो है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वर्क किया था कि कैसे जो जीन्स है वो पास होते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के पास, कैसे पास होते हैं। तो इसलिए उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन 2 एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किस पे किए थे, पी प्लांट के ऊपर किए थे। पी प्लांट को ही इन्होंने क्यों चुना था, क्यों इन्होंने पी प्लांट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स किए थे, किसी और के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं किए। किसी और के एक्सपेरिमेंट्स इसलिए नहीं किए, मान लो ये ह्यूमंस या एनिमल्स या किसी पे भी एक्सपेरिमेंट करते तो क्या होता कि उनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो अगर उनका एक एक्सपेरिमेंट मान लो फेल हो जाता किसी वजह से, तो उनको दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया, क्योंकि पी प्लांट जो होता है उसकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा छोटी होती है। एक तो उनको ग्रो करवाना बहुत ज्यादा ईजी होता है, लाइफ साइकिल उनकी बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स वो पॉसिबल है जनरेशन आफ्टर जनरेशन करना। क्रॉस पोलिनेशन इनके अंदर बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है। वेराइटीज ऑफ सीड्स, हमें पता है एक मटर के अंदर बहुत सारे दाने होते हैं, तो वेराइटीज ऑफ सीड्स इनको मिल जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जब ये एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने तो इनको 7 पेयर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली पी प्लांट के अंदर। जैसे मान लो कि वन है हाइट उसकी प्लांट की, सेकंड उसका सीड का कलर, सीड की शेप। ठीक है, तो इस तरह से 7 करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने देखी पी प्लांट के अंदर, जिनके ऊपर उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए। अब ये जो ट्रेड्स की हम बात कर रहे हैं, करेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डोमिनेंट करेक्टर, एक होते हैं रिसेसिव करेक्टर। तो डोमिनेंट करेक्टर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, आगे बताऊंगी मैं आपको। तो डोमिनेंट करेक्टर्स जो होते हैं उनको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो रिसेसिव करेक्टर होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। अब आता है एलिल्स। एलिल्स क्या होती है, डिफरेंट जो जीन्स होते हैं उनको ही हम एलिल्स का नाम दे देते हैं। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जीन्स क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, एलिल्स क्या होते हैं। तो बच्चों सभी बातें एक जैसी ही है, बस उनके नाम डिफरेंट डिफरेंट हमने रख दिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भगवान एक है लेकिन उनके नाम अनेक हैं। ठीक है, ऐसे ही ये एक ही चीज है, बस इनके नाम अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ होती है शॉर्ट एलिल्स। अगर शॉर्ट एलील है या फिर रिसेसिव एलील है या रिसेसिव जीन है या रिसेसिव करेक्टर है, तो जो बेबी होगा वो शॉर्ट होगा। अगर उसके अंदर टोल एलील या डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट करेक्टर या डोमिनेंट जीन पास हो रहा है पेरेंट से बच्चे के अंदर, तो जो बेबी जो होगा वो भी टोल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फादर है और एक मदर है। ठीक है, तो फादर के पास जीन है कैपिटल टी, और मैंने क्या बताया था कैपिटल टी, जो कैपिटल लेटर हम हमेशा डोमिनेंट करेक्टर का लिखेंगे। ठीक है, तो पापा का जो जीन है वो है कैपिटल टी, जो कि टोल है। मदर का जीन है स्मॉल टी, जो कि शॉर्ट एलिल है या फिर रिसेसिव करेक्टर है। तो जब इनके अंदर बीच में क्रॉस हुआ फादर और मदर के बीच में, तो फादर से तो पास हुआ कैपिटल टी और मदर से पास हुआ स्मॉल टी। ठीक है, तो बच्चे को जो जीन मिला वो कौन सा मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब बच्चे की जो हाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इन दोनों में से डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है, ये कैपिटल टी मींस टॉल, तो बच्चे की हाइट भी क्या होगी, टॉल। ठीक है, तो कोई भी चीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी बॉडी टॉल होगी या शॉर्ट होगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ एलिल, कि कौन से टाइप का एलिल या कौन से टाइप का जीन पास हुआ है फादर से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर या पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, जो डोमिनेंट करेक्टर आएगा वही शो करेगा करेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब एलिल्स जो होते हैं, एक होती है होमोजाइगस, एक होते हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम,
कि मान लो कि फादर पेरेंट्स से और बेबी के अंदर अगर दो एलील बिल्कुल सेम आए हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल टी मीन्स टोल और स्मॉल टी मीन्स शॉर्ट, ठीक है। तो मतलब अलग अलग एलिल ना आके सेम एलिल आए हैं दोनों, तो उनको हम बोलेंगे होमोजाइगस एलिल। लेकिन अगर पेरेंट्स से बच्चों के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल्स आते हैं, एक से कैपिटल टी एक से स्मॉल टी, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस एलिल, ठीक है। अब आती है एक टर्म फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्या होता है? फिनोटाइप मींस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बाहर से हमें कोई भी चीज कैसी दिखाई दे रही है उसको देख के आइडेंटिफाई करना, उसको कहलाता है फिनोटाइप। जैसे किसी भी चीज को, मान लो प्लांट की बात करें, प्लांट की हाइट कैसी है, प्लांट का कलर कैसा है, ठीक है। अगर किसी ह्यूमंस की बात करें तो वो बाहर से हमें कैसा दिखाई दे रहा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, ये सब चीज हम देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्सन कैसा होगा। तो उसकी बाहर फिजिकल लुक को देख के अगर किसी के बारे में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? अंदर से कौन से करेक्टर उसको पेरेंट्स से मिले हैं, मीन्स कौन से जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, कि उसकी हाइट टोल है या शॉर्ट, ये उसके जीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। अब मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे? सिंगल करेक्टरिस्टिक्स लेंगे। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं हाइट की करेक्टरिस्टिक्स को मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे उसने 2 प्लांट्स लिए, एक तो उसने कम्प्लीटली टॉल प्लांट लिया, एक उसने लिया शॉर्ट प्लांट, ठीक है। तो ये जो टॉल और शॉर्ट हम बाहर से देखकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये है इसकी फिनोटाइप। और अगर वो प्योर टोल है तो मीन्स उसके अंदर दोनों डोमिनेंट करेक्टर होंगे, तो कैपिटल टी, और शॉर्ट है तो दोनों रिसेसिव करेक्टर होंगे, तो स्मॉल टी। तो दीज आर नोन एज जीनोटाइप्स, ठीक है। अब जब प्योर टोल और प्योर शॉर्ट प्लांट के अंदर उसने क्रॉस करवाया मेंडल ने, तो उसने क्या देखा कि जब इसने क्रॉस करवाया तो 4 पॉसिबिलिटीज निकली कि जो बेबी होगा इनका, जो न्यू प्लांट ग्रो करेगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो उसके अंदर जब उसने क्रॉस करवाया तो उसमें क्या देखा उसने कि 4 पॉसिबिलिटीज आई कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मीन्स चारों के अंदर ही डोमिनेंट एलिल कौन सा है? कैपिटल टी। मीन्स चारों ही पॉसिबिलिटीज में क्या है? प्लांट जो होगा वो टोल होगा, ठीक है। तो दिस इज F1 जनरेशन। जब पेरेंट्स के अंदर क्रॉस करवाया प्योर टोल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट, तो उससे जो F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो उसको मिली, उसके अंदर चारों प्लांट्स ही क्या होंगे? टोल होंगे। अब इन F1 जनरेशन में कोई भी 2 चूज कर लिए उसने, मान लो ये 2 चूज प्लांट कर लिया, अब इनके बीच में क्रॉस करवाएगा तो F2 जनरेशन के अंदर कैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे? तो जब इन्होंने इसके बीच में क्रॉस करवाया तो मान लो इस टी का और इस टी के साथ कॉम्बिनेशन हुआ, तो क्या आया हमारे पास? दोनों कैपिटल टी मीन्स प्योर टोल प्लांट। और जब इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया तो क्या आया? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये भी प्लांट कैसा हुआ? टोल हुआ। अब जब इस स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाया तो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी मीन्स टोल प्लांट मिला। और लास्ट में जब इस कैपिटल स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया तो क्या आया? दोनों ही रिसेसिव करेक्टर आए, तो यहाँ पे एक शॉर्ट प्लांट मिला, ठीक है। तो F2 जनरेशन के अंदर अगर फिनोटाइप की बात करें हम, तो फिनोटाइप मीन्स 3 टोल प्लांट्स मिले और 1 शॉर्ट प्लांट। तो अगर तुमसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि इसकी फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप क्या होगा F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो आप क्या बताओगे बच्चों? 3 टोल प्लांट और 1 शॉर्ट प्लांट। तो इसका फिनोटाइप हो गया 3:2 में 1, ठीक है। और अगर जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप क्या होता है? जीन्स को देखकर अगर पता लगाएं, जीन्स को देखकर अगर हम देखते हैं तो ये तो क्या है? प्योर टोल, एक प्योर टोल, और 2 जो है उनके अंदर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल्स है, वो क्या है? टोल प्लांट 2, और 1 क्या है? प्योर शॉर्ट प्लांट। तो रेशियो क्या हो गया जीनोटाइप का? 1:2:1, ठीक है। दिस इज द phenotype and genotypic ratio of F2 generation in monohybrid
हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। ठीक है, यही बताया यहाँ पे कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसने क्या करवाया, दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने किया डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब टू। यहाँ पे उसने क्या किया, पीछे तो उसने वन करेक्टर लिया था, अब टू करेक्टर्स के देखकर उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो टू करेक्टर्स कौन कौन से लिए, फर्स्ट तो सीड का कलर, कि जो पी प्लांट है उसके सीड का कलर कैसा होगा, या तो ग्रीन होगा। ग्रीन कैसा है, रिसेसिव कलर है, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल वाई से। और अगर सीड का कलर येलो है तो येलो क्या है, डोमिनेंट। डोमिनेंट को हम लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से, कैपिटल वाई से। सेकंड करेक्टर उसने लिया सीड की शेप। रिंकल शेप है तो रिसेसिव करेक्टर है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। राउंड शेप है तो मींस डोमिनेंट करेक्टर है, उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो करेक्टर उसने लिए, सीड का कलर और सीड की शेप। अब इनके बीच में उसने एक्सपेरिमेंट कराया। तो उसने क्या लिया, राउंड एंड येलो। ठीक है, राउंड एंड येलो, ये तो उसने सीड ले लिए। ठीक है, अब इनके बीच में जब वो क्रॉस करवाएगा तो इससे जो बनेंगे फोर ट्रेड्स बनेंगे, फोर एलिल्स बनेंगी। एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे इससे भी फोर ट्रेड्स बनेंगे, फोर कॉम्बिनेशन आएंगी। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो दीज फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे F1 जनरेशन के अंदर जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे। अब F1 जनरेशन के अंदर जो हमें फोर पॉसिबिलिटीज मिली थी, उन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन के अंदर हमें क्या मिला। तो इस तरह का ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई का जब कैपिटल वाई के साथ उन्होंने क्रॉस करवाया तो क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो चारों ही क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है। तो ये क्या होगा, प्योर राउंड येलो सीड हमें मिलेगा। अब इस कैपिटल आर का इस कैपिटल आर वाई के साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, डोमिनेंट करेक्टर, क्या डोमिनेंट करेक्टर शो करेगा, तो राउंड और येलो सीड मिलेगा। अब इसकी और इसके बीच में करवाएंगे क्रॉस, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर यहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर मिल रहा है और वाई भी डोमिनेंट है, तो ये भी राउंड एंड येलो सीड। इसका और इसका करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे भी डोमिनेंट करेक्टर मिल रहे हैं दोनों, तो राउंड और येलो। ऐसे ही अब इसका करवाएंगे चारों के साथ, तो यहाँ पे भी येलो, और यहाँ पे जब इसका करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आई, तो यहाँ पे येलो, सॉरी राउंड एंड, लेकिन येलो कलर नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है तो ग्रीन कलर आएगा, तो राउंड एंड ग्रीन सीड मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे राउंड एंड येलो, क्योंकि दोनों करेक्टर दिख रहे हैं हमें डोमिनेंट, और यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, अब इसमें करवाएगा जब यहाँ पे चारों कैसे मिलेंगे, दो तो मिलेंगे राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैपिटल आर नहीं है इसलिए रिंकल्ड एंड येलो कलर, और यहाँ पे भी रिंकल्ड एंड येलो कलर क्योंकि वाई कैपिटल है। यहाँ करवाएगा तो राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, और लास्ट में स्मॉल स्मॉल वाई, तो कोई भी डोमिनेंट करेक्टर नहीं है इसलिए रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का सीड मिलेगा। अब इसका अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखें, ठीक है, तो कैपिटल आर जो है वो राउंड को शो करेगा, स्मॉल आर रिंकल्ड शेप को, कैपिटल वाई येलो कलर को, और स्मॉल वाई ग्रीन कलर। तो फिनोटाइपिक रेशियोज का देखें तो यहाँ पे 9 तो राउंड और येलो कलर के सीड मिलेंगे, 3 रिंकल्ड और येलो कलर के, 3 राउंड और ग्रीन कलर के, एंड 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का। तो इसका रेशियो हो गया 9:3:3:1। ठीक है, तो ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और उसका क्रॉस करवाना भी प्रैक्टिस कर लेना कैसे होगा। अब नेक्स्ट मेंडल ने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो फर्स्ट उसका प्रिंसिपल था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर करेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो जो डोमिनेंट करेक्टर होगा वही करेक्टर बच्चों के अंदर
अपीयर होगा वही करेक्टर उसके अंदर शो होगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने प्योर टोल और प्योर शॉर्ट प्लांट के बीच में जब क्रॉस करवाया तो उनसे पॉसिबिलिटीज जब आई तो सभी में डोमिनेंट करेक्टर प्रेजेंट है टोल। तो चारों ही प्लांट जो होंगे बनेंगे फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो वो टोल प्लांट बनेंगे क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर की करेक्टरिस्टिक शो करता है। तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के पास दो तरह के एलिल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो सिर्फ एक ही टाइप का एलिल पास कर पाता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। जैसे कि मान लो कि ये एक प्लांट है इसके अंदर दो एलिल है कैपिटल टी कैपिटल टी। ये एक प्लांट है इसके अंदर भी दो एलिल है स्मॉल टी स्मॉल टी। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो ये भी एक एलिल को पास करेगा कैपिटल टी को और ये भी एक एलिल को पास करेगा स्मॉल टी को। तो जब ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आएंगे तो ये बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। तो मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास दो तरह के एलिल होते हैं लेकिन वो सेग्रीगेट करके मीन्स तोड़ के अपना केवल एक ही एलिल नेक्स्ट जनरेशन में पास करवा सकता है जो कि उस करेक्टर्स को शो करेगा। थर्ड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ये क्या कहता है कि कोई भी एक एलिल, ठीक है, कोई भी एक जीन है, मान लो कि हमने अभी पीछे प्लांट का देखा था, तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये जीन है, तो जब टोल प्लांट से जीन आएगा, ठीक है, और जैसे कि हमने शेप ली थी राउंड और येलो, तो मतलब कहने का ये है कि इससे जो एलिल आएगा और इससे जो एलिल आएगा ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपना करेक्टर अलग शो करेगा और ये अपना करेक्टर अलग शो करेगा। मींस इंडिपेंडेंट होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है, एक दूसरे के करेक्टर को कम नहीं करते, दोनों के करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। तो एक एलिल दूसरे एलिल के ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं डालता। दोनों के जीन अलग अलग है तो दोनों के करेक्टर्स भी अलग अलग। लास्ट टॉपिक है कि कोई भी ह्यूमन है उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में भी 22 जो होते हैं वो तो ऑटोसोम्स होते हैं, मींस वो तो उनके अंदर प्रेजेंट होंगे ही किसी भी जनरेशन के अंदर। एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। तो ये जो एक पेयर क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम, वो मेल के अंदर कौन सा होगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और फीमेल के अंदर होगा कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स। तो मान लो कि ये मेल है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और एक फीमेल है कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स। ठीक है, जब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, जब इनके बीच में मान लो क्रॉस होगा तो फीमेल से तो हमेशा कैपिटल एक्स ही आएगा क्योंकि उसके पास तो कोई दूसरे टाइप का है ही नहीं एलिल। अब डिपेंड करता है कि फादर जो मेल है उससे किस टाइप का जीन आ रहा है। ठीक है, अगर कैपिटल एक्स फादर से भी एक्स आ जाता है तो जो बेबी होगी वो गर्ल होगी और मदर से तो एक्स ही आएगा। अगर फादर से एक्स की जगह वाई आ जाता है तो एक्स वाई हो जाएगा, तो मीन्स जो बेबी होगा वो कैसा होगा, मेल होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो बेबी होगा वो मेल होगा क्योंकि उसके अंदर एक्स वाई जीन प्रेजेंट है। और इस केस में जब मदर से एक्स आ रहा है फादर से भी एक्स आ रहा है तो इस केस में जो बेबी होगी वो फीमेल बेबी होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, यही दिखाना था इसके अंदर। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा हेरिडिटी के बारे में। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना बच्चों। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना प्लीज मत भूलना। और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि वीडियो का बेनिफिट सभी को मिल सके। थैंक यू बच्चों।